डियर फ्रेंड, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर पूरा समझना चाहते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे शब्द है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले समझना पड़ेगा। और आज का ये वीडियो उसी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले किन चीजों को पढ़ लिया जाए तो ये आगे आने वाले चैप्टर्स, आने वाले टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाए। तो हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं के बारे में। और ये क्लास आपके बीए प्रिपरेशन करने वाले, एमए की तैयारी करने वाले, एमकॉम, बीकॉम की तैयारी करने वाले, इवन यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले और सीयूटी का एग्जाम देने वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इन सभी एग्जामों में कॉमनली पूछा जाता ही है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाओं की, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर सबसे पहला जो है मेन है वो है वस्तुएं। क्योंकि बेसिकली कुछ भी हो, समष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं के उत्पादन का अध्ययन पढ़ा जाता है, समग्र उत्पादन की बात करते हैं। तो जब समग्र उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक संबंध है, आर्थिक समस्याओं का जब अध्ययन विश्लेषण किया जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ शब्दावलियां हमारे सामने हैं, जिसमें सबसे पहले है वस्तुएं। टाइप्स ऑफ गुड्स। वस्तुओं की अगर बात करते हैं, वस्तुओं को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले कैटेगरी में बात करते हैं अंतिम वस्तु यानी कि फाइनल गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स, जबकि दूसरी कैटेगरी में हम पढ़ते हैं उपभोग वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, और पूंजीगत वस्तु यानी कि कैपिटल गुड्स। तो इन वस्तुओं के प्रकार को समझना है, क्योंकि इससे हमें अंतर भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब भी पूछा जाता है, अर्थ भी पूछा सकता है, जैसा हमारे एग्जाम में पूछा जाए उस हिसाब से। तो यहाँ पर एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अंतिम वस्तुएं। किसे कहते हैं? अंतिम वस्तुएं इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल गुड्स। ध्यान रखिएगा, वो वस्तुएं जिसका प्रयोग एक अंतिम उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। अगर हम और आप उपभोक्ता है, हम और आप अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अंतिम वस्तु कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने अपनी जरूरत के पूरा कर लिया, उसका प्रयोग अब किसी दूसरे वस्तु के लिए नहीं किया जाएगा, उसका प्रयोग किसी दूसरे उत्पादन कार्य में नहीं किया जाएगा, उससे लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है, तो उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुकान गए, चीनी खरीदा, घर पे लेके आए, चाय बनाया, पी गए, तो चीनी अंतिम वस्तु है। दुकान गए, कपड़े खरीदा, कपड़े खरीद के पहन गए, ये हमारा अंतिम वस्तु है। ठीक है, दुकान गए, बिस्किट खरीदा, ठीक है, और खा गए, तो अंतिम वस्तु है। मतलब जिसका भी प्रयोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। इसको डिफाइन करने का तरीका और भी है, जैसे वे वस्तुएं जिनका उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आ गया है, जो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर है, जिसके उत्पादन मूल्य में पूर्णतः वृद्धि हो चुकी है, जिसका पुनः विक्रय नहीं होता है, उन सब वस्तुओं को अंतिम वस्तु के नाम से जानते हैं। मतलब वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया जाता है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है, उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। और प्रयोगकर्ता उपभोक्ता भी हो सकता है और उत्पादक भी हो सकता है। उपभोक्ता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और उत्पादक जो है वस्तु के उत्पादन कार्यों में इसका प्रयोग करता है। तो ऐसे में अगर अंतिम वस्तुओं के उपभोक्ताओं की बात करते हैं, एक है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरा होता है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादक अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रहता है, जो अपने परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसे हम अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाने पीने का सामान हो गया, ब्रेड हो गया, मक्खन हो गया, कपड़े हो गया, जूते हो गया, स्टेशनरी आइटम हो गया, इन सबको जो है अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा है अंतिम उत्पादक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादकों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, जैसे मशीनें हो गई, फर्नीचर हो गया, औजार हो गया, ये सब उत्पादक जो है उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करता है, यूज करता है और ये लंबे समय तक बना के रखता है, तो उसको हम अंतिम उत्पादक वस्तुओं के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तुओं के बाद दूसरा है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अंतिम वस्तुओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे चीनी, तो चीनी के उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गन्ने का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गन्ना जो है हमारा मध्यवर्ती वस्तु है, गन्ने को चीनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुर्सी की बात कर रहे हैं तो कुर्सी को तैयार करने के लिए लकड़ी को कुर्सी में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पर लकड़ी जो है मध्यवर्ती वस्तु है। मतलब ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होता है, जिसके रूप में परिवर्तन किया जाना होता है, जिसके मूल्य में वृद्धि किया जाना होता है, जिसको अंतिम उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है,
ऐसी वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुओं के नाम से जानते हैं। और ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तु के रूप में क्या होती हैं, परिवर्तित होती है। और इन वस्तुओं का पुनः बिक्री होता है। क्या होता है, पुनः बिक्री होता है। जैसे गन्ना खरीद के लेके आए, गन्ने को चीनी बना और चीनी को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पुनः बिक्री होता है। और ध्यान में रखना, किसी भी देश में जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। अब जब हम मध्यवर्ती वस्तु की बात करते हैं तो यहाँ पर मध्यवर्ती उपभोग भी आ जाता है। मध्यवर्ती उपभोग का मतलब होता है उपभोग, मध्यवर्ती व्यय इसका मतलब होता है मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय। मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को हम मध्यवर्ती उपभोग के नाम से जानते हैं। जैसे गन्ना खरीदने के लिए आप जो खर्चा करेंगे मध्यवर्ती उपभोग हो गया, लकड़ी खरीदने पर जो व्यय करेंगे वो मध्यवर्ती उपभोग हो गया। इन दोनों को समझने के बाद इसके बाद इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच के अंतर को समझना। अंतर सिंपल सा है, जो हमें अभी मैंने आपको पढ़ा है वही अंतर के रूप में जाना जाता है। जैसे अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती। अंतिम वस्तुएं वो होती है जो सीमा रेखा से बाहर होती हैं, और वे वस्तुएं जो सीमा रेखा के अंदर अभी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है, पूर्णता हो चुकी होती है, जबकि इसका मूल्य में वृद्धि करना अभी बाकी होता है। ये पहला अंतर। दूसरा, ये वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग उत्पादकों के द्वारा किया जाता है, पुनः बिक्री के लिए होता है। ठीक है, अंतिम वस्तुओं का या तो उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इनका प्रयोग मध्यवर्ती उपभोग के रूप में किया जाता है। अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आपको इन चीजों को ध्यान में रखना और पॉइंट टू पॉइंट इसके अंतर को लिखते चलना है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज उपभोग वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं। दूसरी कैटेगरी में आ गए उपभोग वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। मैं उपभोक्ता हूं, मेरी आवश्यकता के लिए मैंने अपने कपड़े पहने, मैंने खाना खाए, मैं ये बोर्ड का यूज कर रहा हूं, तो ये सारी वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में जानते हैं। इसको उपभोग वस्तुएं, उपभोक्ता कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स के नाम से जानते हैं। अब उपभोक्ता वो सारे लोग होते हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रकार हुआ कि उपभोक्ता परिवार हो सकता है, सरकार भी है, कल्याणकारी एजेंसी भी है, गैर सरकारी संगठन भी है। ये सारे क्या है, उपभोक्ता है, क्योंकि ये सभी लोग अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जो भी एक स्कूल में चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो वो उपभोक्ता है। एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के तमाम जो है डॉक्टरी का सामान चाहिए, तो वो उपभोक्ता। परिवार में परिवार की आवश्यकता की वस्तु चाहिए, वो उपभोक्ता है। ठीक है, हर कोई जो भी वस्तु सेवा का प्रयोग करता है वो उपभोक्ता होता है। प्रयोग करने के आधार पर जो उपभोग वस्तुओं को, उपभोक्ता वस्तुओं को चार कैटेगरी में बांटा गया है। टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और गैर पदार्थ वस्तुएं, इसको सेवाएं कहते हैं। तो यहां पर टिकाऊ वस्तुएं किसे कहते हैं? टिकाऊ वस्तु यानी कि ड्यूरेबल गुड्स, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक उपभोक्ता लंबी अवधि तक करता रहता है, जिन वस्तुओं के उपयोगिता प्रयोग उपभोक्ता एक लंबी अवधि तक, एक लंबे समय तक करता रहता है, जल्दी खराब नहीं होता, उन वस्तुओं को हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सभी टिकाऊ वस्तुएं होती हैं क्योंकि उपभोक्ता लंबे समय तक इसका प्रयोग करता है और इससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग उपभोक्ता अपने जीवन में कुछ समय तक करता है। वो कुछ समय कुछ भी हो सकता है, वो एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है, लेकिन फिर भी कुछ समय तक इसका उपभोक्ता प्रयोग करता है। इसका समय जो है टिकाऊ वस्तुओं से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कपड़े हो गए, कपड़े संभाल के रखो, उसकी हिफाजत करो तो कुछ समय तक चल जाते हैं, नहीं तो एक दो दिन में खराब हो सकते हैं। क्रॉकरी आइटम्स हो गए, ठीक है, अगर आप संभाल के रखोगे तो सही रहेंगी, वरना लापरवाही करोगे तो वो टूट जाएंगी। तो इनको अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के नाम से जानते हैं। फिर होता है गैर टिकाऊ वस्तुएं या एक उपयोग वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता एक बार में ही पूरा कर लेता है, इनका पुनः उपयोग नहीं हो पाता है। जिसमें सभी प्रकार के खाने पीने का सामान होता है,
फल है, सब्जियां हैं, मिठाइयां हैं, ये सारी वस्तुएं एक बार में ही प्रयोग हो जाता है। स्टेशनरी आइटम हो गया, पेन लिख दिया, पेन जितना लिखोगे उतना खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सेवाएं, गैर पदार्थ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं हैं जो भौतिक रूप में नहीं होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनकी सेवाओं का प्रयोग करते हैं तो उनको हम सेवाएं कहते हैं। जैसे डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, घरेलू नौकर की सेवाएं, शिक्षक की सेवाएं, बीमाकर्ता की सेवाएं, इन सबको हम सेवाओं के रूप में जानते हैं। और इन सब का प्रयोग भी एक उपभोक्ता करता है अपनी जिंदगी में अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो ये होगी उपभोग वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं, पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं का प्रयोग उत्पादक प्रक्रिया में होता है। एक उत्पादक वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए दो प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता है। एक है मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि कच्चा माल, दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं जिसको हम टिकाऊ वस्तु भी कह सकते हैं। तो पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादन की प्रक्रिया में कई बार कई वर्षों तक किया जाता है, ये लंबी अवधि तक प्रयोग होती हैं और इनका जो मूल्य होता है वो ऊंचा होता है, क्योंकि इन वस्तुओं को खरीदने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पूंजी का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो है लैंड हो गया, मतलब भवन हो गया। तो इन सब में बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है और ये उत्पादकों की स्थिर संपत्तियां होती हैं जो उत्पादक बड़ी मेहनत से पूंजी का प्रयोग करते हुए इसको किराए करता है या भाड़े पर लेता है। तो ऐसी वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो नट बोल्ट होता है ये पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, लेकिन इनमें भी बहुत बड़ा अमाउंट है, ये इनकी कीमतें कम होती है और इनको हम नॉर्मली स्टॉक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है। समझाइए। देखिए, जो मशीनें हैं, अगर मशीनों का प्रयोग उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में कर रहा है तो वो पूंजीगत वस्तुएं हैं, लेकिन उसी मशीन का प्रयोग अगर उपभोक्ता अपने घर में कर रहा है अपने खुद की जरूरत को पूरा करने के लिए तो वो टिकाऊ वस्तु है। मतलब साफ है, सभी प्रकार की पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं होती है, लेकिन सभी टिकाऊ वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है। अगर सिलाई मशीन की बात करते हैं, अगर सिलाई मशीन की दुकान है और दुकान में वो हम कपड़ा सिल रहे हैं दूसरों के लिए तो वो पूंजीगत वस्तुएं हैं। वही सिलाई मशीन अगर मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, अपने खुद के कपड़े सिलता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, तो वो टिकाऊ वस्तु हो जाएगा, उपभोक्ता वस्तुएं हो गई। तो पूंजीगत वस्तु और उपभोक्ता वस्तु यानी कि टिकाऊ वस्तु को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे हम बात करते हैं कार, घर की जरूरतों के लिए कार खरीदा है तो वो टिकाऊ वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं। लेकिन उसी कार का प्रयोग अगर हम जो है ट्रैवल एजेंसी में करते हैं, इनकम के लिए करते हैं, तो वो आपका पूंजीगत वस्तुओं के रूप में कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर समझिएगा, टिकाऊ वस्तुओं की उपभोक्ता वस्तुओं में और पूंजीगत वस्तुओं में बहुत ही बारीक सा अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है। तो पहला, अगर हमने वस्तुओं को समझ लिया है तो वस्तुओं को समझने के बाद दूसरा टर्म हमारे पास आता है निवेश। निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। निवेश के बिना आप आय का सृजन नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं ना, किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति के लिए अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले पैसा लगाना पड़ेगा। तो किसी कार्यों में पैसा लगाना निवेश कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अब उसी निवेश के मतलब को हमें इकोनॉमिक्स में समझना है। निवेश क्या है? निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पादक वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि की जाती है। और समझिए, उत्पादन वस्तुएं पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा में की जाने वाली वृद्धि के लिए किया जाने वाला व्यय। आपने मशीन खरीद लिया, निवेश हुआ। आपने कच्चा माल खरीद लिया, निवेश हुआ। उत्पादन प्रक्रिया में जो भी पैसा व्यय करते हैं उसको निवेश कहते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि का एक वर्ष में निवेश कहा जाता है, क्योंकि पूंजी के माध्यम से ही उत्पादन प्रक्रिया होती है। तो पूंजी का स्टॉक और पूंजी का मतलब उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी का मतलब होता है आपके पास जो स्थिर संपत्ति है, आपके पास जो कच्चा माल है, इन सब का। इसका मतलब यहाँ पर I = डेल्टा K होता है। निवेश बराबर वर्ष के दौरान जो भी पूंजी का स्टॉक बढ़ाते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा, पीटरसन ने कहा
कि निवेश में उत्पादन के टिकाऊ साधन, नए निर्माण और स्टॉक में होने वाले परिवर्तन के खर्च को शामिल किया जाता है। और उसी को कीन्स ने कहा था, निवेश में समग्र अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाले वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया में जो भी चीज हम प्रयोग करते, चाहे वो स्थिर संपत्ति हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, भूमि हो, कच्चा माल हो, औजार हो, ठीक है ना, इन सब को खरीदने के लिए जो भी व्यय करेंगे वही हमारा निवेश होगा। और निवेश को समझने होंगे तो निवेश के दो घटक होते हैं, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। उत्पादन के स्थिर संपत्तियों पर जैसे भवन, मशीन, फर्नीचर, गाड़ियां, भूमि, इन सब के ऊपर अगर आप व्यय करते हैं तो उसको बोलते हैं स्थिर निवेश, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में इसमें वृद्धि या कमी नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन उसी उत्पादन प्रक्रिया में जो स्टॉक होता है, जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल पर किया गया व्यय माल सूची निवेश कहते हैं। और ये तीन प्रकार का होता है, एक तैयार हो जाती है वस्तुएं जो अभी माल गया नहीं है लेकिन गोडाउन में पड़ा रहता है, एक जो अर्धनिर्मित सामान होता है जो उत्पादन प्रक्रिया में बना रहता है, एक कच्चा माल होता है। तो इन तीनों को रखने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है। जैसे हमें पता है आने वाले समय में गर्मी आ रही है, रेडीमेड गारमेंट की दुकानें, गर्मी में टी शर्ट की डिमांड, ठीक है, या फिर हल्के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा होनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले से इसको भरना शुरू कर देते हैं, तो पैसा चाहिए ना माल भरने के लिए, गोडाउन में रख देते हैं। तो इसको हम जो है माल सूची निवेश के नाम से जानते हैं। और बेसिकली निवेश बराबर स्थिर निवेश, जब भी हम निवेश की बात करते हैं निवेश में दोनों शामिल होता है। निवेश बराबर होता है स्थिर निवेश, मतलब स्थिर संपत्तियों की जाने वाला, दूसरा माल सूची निवेश, स्टॉक, माल सूची निवेश, दोनों का टोटल होता है। दोनों से मिलके ही निवेश पूरा होता है, क्योंकि उत्पादन करने के लिए स्थिर संपत्ति भी चाहिए और कच्चा माल भी चाहिए होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सकल निवेश और शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास के बारे में। सकल निवेश क्या होता है? सकल निवेश का मतलब होता है स्थिर परिसंपत्तियों या माल सूची स्टॉक के क्रय करने पर जो भी कुल व्यय किया जाता है, जो भी कुल व्यय किया जाता है, मतलब जो भी परिसंपत्तियां होती है उस पर जो भी व्यय करेंगे उसको हम सकल निवेश कहते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें जो व्यय किया जाता है सभी प्रकार के मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, इसमें टूट फूट वगैरह सब कुछ शामिल होता है। लेकिन जब शुद्ध निवेश की बात करते हैं, सकल निवेश में टूट फूट या घिसावट, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। तो क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो हमारा, मान लो हमने एक मकान खरीदा 10 लाख रुपए में, कितने में? 10 लाख रुपए में, तो वो सकल निवेश हो गया। बाद में 10 लाख रुपए में से हमने 2 लाख माइनस कर दिया, क्योंकि हमें पता चला कि उसके शीशे वगैरह, फर्नीचर वगैरह सब खराब है। तो यहाँ पर 2 लाख माइनस करने के बाद बचा 8 लाख। तो 10 लाख को सकल निवेश और 8 लाख को हम शुद्ध निवेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर टर्म आया मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास का मतलब होता है स्थिर संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी। तो जाहिर सी बात है, अगर हम संपत्तियों का प्रयोग करते रहेंगे, जैसे आपने कार खरीदी, कार की कीमत है 10 लाख, ठीक है, कार का यूज कर रहे हो, कार को आपने 1 साल तक प्रयोग किया, अब उसको बेचना चाहते हो, 10 लाख में नहीं बिकेगा, वो 8 लाख के आसपास बिकेगा, 8 लाख या उससे कम में बिकेगा। तो 1 साल में उसकी 2 लाख की वैल्यू कम हो गई, तो इसको मूल्यह्रास कहते हैं। क्योंकि समय के साथ साथ वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाती है, केवल भूमि को छोड़ के। तो इसका कारण होता है कि प्रयोग करते रहोगे तो सामान टूट फूट होता रहेगा, या फिर आकस्मिक हानि समय के साथ साथ होता रहता है, या फिर होता है इसमें क्या, अपेक्षित अवमूल्यन, जिसमें समय और तकनीक, समय के साथ साथ किसी का, आप गाड़ी खरीद के लेके आ रहे हो, आप मोबाइल खरीद के लेके आओ, घर में रखा, आपने यूज भी नहीं किया है, डब्बे से बाहर निकाला भी नहीं है, तभी वो उतने दाम में नहीं बिकेगा जितने में आपने खरीदा है, क्योंकि समय, आपने समय का प्रयोग कर लिया, तकनीक में परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब होता है समय और तकनीक में परिवर्तन होने से भी किसी वस्तु की मूल्य में कमी होती है। और ये 2 प्रकार से परिवर्तन होता है, एक प्रत्याशित और एक अप्रत्याशित। समय और तकनीक प्रत्याशित होता है, हमें पता है तकनीक में परिवर्तन होगा तो मूल्य में कमी हो जाएगी, और समय में परिवर्तन होगा तो भी मूल्य में परिवर्तन ही। तो प्रत्याशित का मतलब होता है जिसके बारे में जानते हैं कि आने वाले समय में वस्तु की मूल्य में कमी होगी। तो तकनीक में परिवर्तन के कारण जब स्थिर संपत्तियों की मूल्य में कमी होती है, या फिर मांग में परिवर्तन के कारण जब परिसंपत्तियों की मूल्य कमी होती है, तो तकनीक और समय इन दोनों में परिवर्तन के कारण अगर वस्तु की मूल्य में कमी होती है तो उसको हम प्रत्याशित अवमूल्यन कहते हैं। लेकिन कभी कभी इन दोनों के अलावा भी कुछ कारक होते हैं जिसको अप्रत्याशित, जिसके बारे में पता ही नहीं होता है कि कब हो जाए। जैसे अचानक आग लग सकती है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया,
तो इन सब से भी वस्तुओं के मूल्यों में कमी हो जाती है। जैसे आप गाड़ी लेके निकल रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया तो क्या कर सकते हो, आपको पता थोड़ी ना है, ये तो अप्रत्याशित अप्रचलन है, ठीक है, हमें पता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी वस्तु की बाजार मूल्य में कमी आ जाती है, ठीक है। ये तो हो गया मूल्यह्रास के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं, स्टॉक और प्रभाव। स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का होना और स्टॉक का प्रभाव में बदलना बहुत जरूरी है। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक बहुत चर होता है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। अभी 7 बज रहे, हमारे सामने इतना सामान रखा है तो वो स्टॉक है। स्टॉक स्थैतिक होता है, उसको समय सीमा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस समय की बात करेंगे उस समय उस चर की जो भी मात्रा अवेलेबल होती है उसी को हम स्टॉक कहते हैं। इसको किसी भी समय परिमाप में मापा नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, जो संपत्ति हो गया, श्रमबल हो गया, पूंजी हो गया, जो देश में पैसों की मात्रा होती, बैंक में जमा पैसा हो गया, टंकी में रखा पानी हो गया, ये सब जो है आपका स्टॉक, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का समय टाइम पीरियड नहीं लगता है। देखिए प्रभाव का मतलब होता है प्रभात होना, ये गतिशील अवस्था है, मतलब ये समय अवधि में जितनी मात्रा का आवागमन होता है एक वस्तु के चालू उत्पादन की मात्रा में जो बाजार में प्रभावित अथवा गतिमान होती है उसे प्रवाह कहते हैं। और इसमें समयकाल होता है। समयकाल का मतलब होता है इसमें लग जाता है प्रतिदिन या फिर प्रति माह या फिर प्रति वर्ष, ऐसा समयकाल, या प्रति घंटा या प्रति मिनट। जैसे आय प्रति माह, प्रति वर्ष, व्यय प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सप्ताह, पूंजी निर्माण, एक देश में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कितना होता है, पूंजी पर ब्याज कितना लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा नदी का पानी हो गया, ये सब जो है आपका कार की रफ्तार हो गई, ये सब प्रभाव होता है क्योंकि इस समय परिवर्तन होता है, समय के बीच में मापा जाता है। शापिरो ने कहा एक स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु में मापी जाने वाली मात्रा है, जबकि प्रभाव वह मात्रा है जो केवल समय के एक निश्चित काल में मापी जाती है। यहाँ पर काल आता है, वह बिंदु आ जाता है, ठीक है। अब इसके बीच में अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है आय का चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या है? देखिए बेसिकली हर एक अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था का विकास करना, और विकास करने के लिए आय का होना जरूरी है। चाहे हम घरेलू बात करते हैं, व्यक्तिगत स्तर की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, आय का होना जरूरी है। आय का सृजन की एक प्रक्रिया होती है। एक उत्पादक वस्तु और सेवा का उत्पादन करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? उसको पूंजी चाहिए, उसको भूमि चाहिए, उसको काम करने वाले मजदूर चाहिए, उसको बिजनेस चलाने वाले उद्यमी चाहिए। ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है घरेलू या परिवार क्षेत्र से। तो उत्पादक परिवार क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के साधनों को लेता है, उनका प्रयोग करता है, प्रयोग करके वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है। अब वस्तु और सेवा का उत्पादन करके वो करेगा क्या? खुद तो नहीं खाएगा ना, वो उन्हीं को परिवार क्षेत्र को दोबारा बेच देता है। परिवार क्षेत्र उसको खरीदता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, बदले में पेमेंट करता है। उत्पादकों का पेमेंट आता है, उत्पादक ने जो साधन लिया था उसको फिर बांट देता है परिवारों के बीच में। तो परिवार और उत्पादक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो दोनों के बीच में क्या चलता है? वस्तु, सेवाओं, साधन, धन, आय, व्यय का एक सर्कल सा चलने लगता है, जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। तो इसी चक्र को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की आय बन जाती है, एक क्षेत्र की वस्तुओं की पूर्ति दूसरे वर्ग की मांग बन जाती है। उपभोक्ता खरीदता है तो उत्पादक बेचता है, फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है तो उत्पादक खरीद के लेके आ रहा है। मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी रुक जाए पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाती है। तो आय का यही प्रवाह हमारा सर्कुलर फ्लो होता है, जो दो प्रकार से होता है। एक वास्तविक प्रवाह होता है जिसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, और दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? मनी फ्लो। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। यहां पर हो गया वास्तविक प्रवाह। परिवार क्षेत्र और फर्म यानी कि उत्पादक के बीच में वस्तु और सेवाओं का जो प्रभाव होता है उसको हम वास्तविक, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक रूप से वस्तु और सेवा का आवागमन होता है। परिवार से फर्म को साधन सेवाएं दी जाती है, जैसे उत्पादन के लिए श्रम दिया गया, इनको पूंजी दी गई, इनको भूमि दिया गया, इनको उद्यमी दिया गया। तो इसका प्रयोग करते फर्म क्या आता है? वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, इनको बेच देता है। तो ये वस्तु और सेवा का जो आदान प्रदान हुआ इसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं।
वास्तविक प्रवाह का रिजल्ट आता है मौद्रिक प्रवाह, क्योंकि ये जो वस्तु और सेवाएं गई इसके बदले में मुद्रा का सृजन होता है। तो यहां पर जो परिवारों ने वस्तु और सेवाओं का प्रयोग किया, बदले में इनको उपभोग व्यय यानी कि पैसों का भुगतान किया। फर्मों ने जो इनसे साधन लिया था, श्रम लिया था, श्रम को जो है पारिश्रमिक दे दिया, क्या दिया, वेतन दे दिया। ठीक है, पूंजी लिया तो पूंजी के बदले में ब्याज का भुगतान कर दिया। भूमि लिया, भूमि के बदले में किराया दे दिया। ठीक है, और उद्यमी को बाद में क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ, तो इनके बदले में इनको साधन का भुगतान कर दिया। तो इस प्रकार के मुद्रा का जो आवागमन होता है उसको मौद्रिक प्रवाह के नाम से जानते हैं, और दोनों को मिला दे तो आय का चक्रीय प्रवाह हो जाता है। और आय का चक्रीय प्रवाह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कि उत्पादन, उपभोग, व्यय और आय अर्थव्यवस्था की तीन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसको उत्पादन की तीन अवस्था या तीन पक्ष के नाम से जानते हैं। सबसे पहला होता है उत्पादन, जहां पर एक उत्पादक साधनों का प्रयोग करते हुए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है और उसको फिर क्या करता है, आवश्यक लोगों को, परिवारों को बेच देता है। तो उत्पादन पक्ष होता है। यहां पर क्या होता है, आय का सृजन होता है। क्या होता है, आय का सृजन होता है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं को बेचता है, इससे उत्पादकों को आय की प्राप्ति होती है। जैसे उत्पादकों को आय की प्राप्ति होती है, वो अपने आय को क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो साधन थे, साधनों के स्वामी को बांट देता है। भूमि के बदले में वो किराया दे देता है। ठीक है, फिर पूंजी के बदले में ब्याज दे देता है, श्रमिकों को वेतन दे देता है। तो इससे परिवार क्षेत्रों को होती है आय की प्राप्ति। तो यहां पर क्या हो गया, किराया ब्याज दिया, इसको बोलते हैं आय का वितरण। क्या हो गया, आय का वितरण हो गया, परिवारों को आय की प्राप्ति हो गई। अब जो आय की प्राप्ति हो रही परिवारों को, परिवार क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। तो यहां पर क्या किया जाएगा, आय का व्यय किया जाएगा, किसके लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और आवश्यकता की पूर्ति किससे होगी, वस्तुओं एवं सेवाओं से, जिससे पुनः उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उत्पादन की अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये एक चक्र सा चलने लगता है, और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता है। इसी चक्र को ही आय का चक्रीय प्रवाह के नाम से आता है। मतलब ये उत्पादन पक्ष, जहां वस्तु सेवा का उत्पादन हो गया, आय पक्ष जहां पर आय का वितरण होता है, और ये हो गया व्यय अवस्था, जहां पर अपनी जरूरत, आवश्यकता की पूर्ति के लिए आय को व्यय किया जाता है। और इसी को क्या, आय का चक्रीय प्रवाह के विभिन्न अवस्था या प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब चक्रीय प्रवाह को समझेंगे तो इसके कुछ मॉडल है, आय के 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल। सबसे पहले होते हैं द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। 2 क्षेत्र में हमारा उत्पादक क्षेत्र होता है और परिवार हो गया। उत्पादक और कौन होता है, परिवार हो गया। ठीक है, तो जब ये हो गया हमारा हाउस होल्ड, इसका मतलब होता है ये हो गया परिवार, ठीक है, और ये हो गया हमारा फर्म। इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपस में एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। सबसे पहले जो हाउस होल्ड है, परिवार है, उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इनको क्या देता है, विभिन्न प्रकार के क्या देते हैं, साधन देते हैं। साधन मतलब जैसे श्रम दे दिया, अभी मैंने बताया श्रम हो गया। ठीक है, इनको क्या दे दिया, भूमि दे दिया, इसका क्या दे दिया, उद्यम दे दिया, इनको क्या दे दिया, पूंजी दे दी। इन सब का प्रयोग करते हुए फर्म ने क्या किया, फर्म ने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर दिया और इनको पूरा कर दिया, आवश्यकता पूर्ति हो गई। हाउस होल्ड जिन वस्तु और सेवा का प्रयोग करते हैं उसके बदले में इनको पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, व्यय करते हैं, पेमेंट करते हैं। और ये जो भी साधनों का प्रयोग किया उसके बदले में इनको पेमेंट करते हैं। जैसे श्रम के बदले में वेजेस दे दिया, वो उद्यमी को डिविडेंड मिल गया, भूमि को किराया मिल जाएगा, पूंजी को ब्याज मिल जाएगा। तो आपस में ये 2 प्रकार से एक एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों को ही जोड़ देंगे तो 2 क्षेत्रीय मॉडल हमारा बनके तैयार हो जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता नहीं। आज के समय में ये बंद अर्थव्यवस्था की संकल्पना है, लेकिन वास्तव में आज अर्थव्यवस्था इससे बड़ा हो गया है। अर्थव्यवस्था में और भी जो है क्षेत्र आ गए हैं, जिसमें अगर हम सरकारी क्षेत्र को शामिल कर लें तो बन जाता है 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार का काम है अर्थव्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण, जैसे साइकिल के 2 पहियों को चलाने के लिए पैडल का होना आवश्यकता है। ठीक है, पैडल मतलब सरकार। तो यहां पर हाउस होल्ड और फर्म,
इसका मतलब होता है ये जो परिवार हो गया, परिवार और फर्म यानी कि उत्पादक के बीच में सरकार काम करती है। तो फर्म और उत्पादक के परिवार के बीच में तो वही संबंध है जो मैंने अभी बताया, लेकिन सरकार और परिवार के बीच में परिवार से सरकार टैक्स लेती है और बदले में उनको विभिन्न प्रकार के सोशल ट्रांसफर देती है, आर्थिक सहायता वगैरह देती रहती है, इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनुदान वगैरह देती रहती है। वहीं पर सरकार फर्मों से टैक्स लेती है और बदले में इनको विभिन्न प्रकार के अनुदान देती है, आर्थिक सहायता रहती है, फर्मों की वस्तुओं को खरीदती है और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन अर्थव्यवस्था को और ज्यादा आगे बढ़ाना है तो एक चौथा क्षेत्र भी शामिल करना पड़ता है, वो है शेष विश्व। तो इससे बनता है अर्थव्यवस्था का 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें शेष विश्व शामिल हो जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व। ठीक है, इनका काम होता है किससे? इनका होता है परिवार और उत्पादकों से। ये इन दोनों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और सरकार और बाकी के साथ वही संबंध होता है। तो जब हम देश दुनिया से जुड़ेंगे तो हमें तकनीक की प्राप्ति होती है, हमारी पूंजी की प्राप्ति होती है, तमाम प्रकार से इस प्रकार से ये सारे एक दूसरे से जुड़ के अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते, चक्र सा चलने लगता है और देश पूरी तेज गति से आगे बढ़ती है। इसको 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसी आय के चक्रीय प्रभाव के बीच में दो चीज है, एक होता है समावेशन और दूसरा होता है छिद्र। समावेशन और छिद्र क्या है वो समझना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रभाव जिससे देश की अर्थव्यवस्था में एक अनुकूल परिवर्तन लाता है तो उसको समावेशन कहते हैं, मतलब पैसा निवेश समावेशन है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसा आ रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ आर्थिक क्रियाओं से अगर अर्थव्यवस्था से मुद्रा बाहर निकल जाती है और अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है तो उसको छिद्र कहते हैं, लीकेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं समावेशन की, जैसे निवेश कर दिया गया, निजी निवेश हो गया, निर्यात क्रिया, परिवार द्वारा उपभोग व्यय किया गया, सरकार का उपभोग व्यय किया जाना, इससे अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रभाव होता है। लेकिन वहीं पर बचत किया परिवारों के द्वारा, इंपोर्ट किया, सरकार ने टैक्स लगा दिया, पुराने ऋणों का भुगतान कर दिया, इससे अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर निकल जाता है। अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर निकालना छिद्र या लीकेज कहते हैं, और पैसा अंदर आना उसको इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट पॉइंट है जो समझना पड़ेगा कि आय के चक्रीय प्रभाव के क्या महत्व है, हम क्यों पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा, राष्ट्रीय आय के मापने के लिए, परस्पर निर्भरता को समझने के लिए और आर्थिक क्रियाओं की अनंत प्रकृति को समझने के लिए हमें आय के चक्रीय प्रभाव को समझना पड़ेगा। आपको आय, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो उत्पादन को समझना पड़ेगा, आय को समझना पड़ेगा, व्यय की, तीनों ही प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना होती है। ये सारे क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, परिवार, सरकार, शेष विश्व एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, इनके बीच में किस प्रकार सा की प्रभाव चल रही, इसको समझने के लिए भी हमें राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रभाव को समझना ही पड़ेगा। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को बताता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में किस प्रकार का समन्वय चल रहा है, इसके बारे में बताता है। इसलिए आर्थिक चक्रीय प्रभाव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहते, तो बन के रहिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर एक टॉपिक मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए हेल्प करेगा। मैं आपके हमेशा आपके साथ हूं, बस आपको भी मेरे साथ बने रहना होगा। क्या करेंगे आप मेरा साथ देने के लिए? लाइक करके शेयर कर दीजिए।